नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। आज हम एनसीईआरटी का जो मैंने कल चैप्टर चालू किया था इस्लाम का उदय, उसी के क्रम में हम दूसरा लेक्चर मैंने लिया है। इस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि इस्लाम आपके उदय मध्य एशिया के अंदर होता है, अरब क्षेत्र के अंदर, जिसका विकास क्रम हमें देखने को मिलता है मोहम्मद साहब पैगंबर के नेतृत्व में। पैगंबर मोहम्मद साहब पैगंबर ने इसे एक अल्लाह यानी एकेश्वरवाद के रूप में परिणित किया, क्योंकि उस समय व्याप्त विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ, जिन्हें भूते कहते थे, उन पूजाओं को छोड़ के एक ईश्वर के रूप में विश्वास की परंपरा प्रारंभ करने का जनक आपके मोहम्मद साहब पैगंबर की जब मृत्यु होती है तो उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। उसके बाद उनके ही समूह के उम्मा वर्ग, जो आस्तिक धर्म में एकेश्वरवाद पर विश्वास करता था, वो सब मिलकर एक खिलाफत का निर्माण करते हैं, खिलाफत नामक संस्था का, और उसका मेन लीडर आपके खलीफा होता था। ठीक है, तो प्रथम हमें 4 खलीफे देखने को मिलते हैं। पहला अबू बकर, उसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान और उसके बाद में अली। अली के समय मुस्लिम धर्म में शिया और सुन्नी, जो अली समर्थक होते हैं यानी पवित्र आपके खलीफाओं पर विश्वास रखते हैं, वो शिया, और सुन्नी उनके विपरीत जो पैगंबर पर विश्वास रखते हैं। तो इस तरह से 2 रूप हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन्हीं में कूफा खिजर के अंदर कूफा में अली की हत्या कर दी जाती है मस्जिद में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो उस्मान जो खलीफा था, उसी का नातेदार मुआविया ने उमैयद वंश के नाम से नवीन खलीफा बनता है और अपनी राजधानी दमिश्क स्थापित करता है। ठीक, उसके बाद उसने बैजेंटाइन साम्राज्य के रूप में सारी की सारी अपनी व्यवस्था रखी। इसी कारण से उमैयद और अब्बास, जो इसके आगे आने वाला वंश है, वो 100 और 200 सालों तक राज करेंगे। अब्बास वंश पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा अब्बास के वंशज थे। इन्होंने बगदाद को रखा। मैंने आपको बताया था कि जब जब केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होती है तो उसके अधीन रहने वाली अधीनस्थ शक्ति उसका फ़ायदा उठाती है और वो क्या करती है, सत्ता हथिया लेती है। तो इस क्रम में हमें देखने को मिला हारून जो खलीफा था, उसके 2 पुत्र थे। दोनों पुत्रों को गुटों की बाजी के अंदर वो ग्रसित हो जाते हैं, जिसकी वजह से सत्ता क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और फिर आपके एक वंश बुहावी वंश आपके इस पे अधीनस्थ कर लेता है। ठीक, अब आगे के चैप्टर में आप देखेंगे बुवाही वंश आपको देखने को मिलेगा, जो आपके बगदाद के खलीफा को ख़त्म करेगा और अपनी सत्ता स्थापित करेगा। ठीक है, ये आपके ईरान के कैस्पियन क्षेत्र, ईरान के ऊपर आप देखेंगे मैप के अंदर, ये हमारा भारत, उसके बाद यहाँ पे आपके पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, फिर आपके आता है ईरान, फिर आता है इराक़। उसके बाद आप देखेंगे आगे तो इराक़ के यहाँ पे सीरिया से ऊपर आपके यहाँ जाता है टर्की, और सीरिया से नीचे आप जाएंगे तो यहाँ जॉर्डन के बाद यहाँ पे आपके आ जाएगा सऊदी अरब के यहाँ पे यमन, ओमान, फिर यहाँ पे सऊदी अरब अमीरात, फिर कतर, फिर बहरीन, और फिर यहाँ पे कुवैत। यहाँ पे आप देखेंगे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ गया आपका, जो मैंने पहले बताया हुआ है। यहाँ पे लाल सागर, ठीक है, लाल सागर वाला भाग। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे फारस की खाड़ी, यहाँ पे आपके भूमध्य सागर है। ठीक, भूमध्य सागर के इधर आप देखेंगे तो यहाँ तुर्की के नीचे यहाँ पे आ जाएगा लेबनान के यहाँ पे आ जाएगा इजराइल, यहाँ पे फ़िलिस्तीन। तो ये भूमध्य सागर पे एक पटियानुमा सत्ता के रूप में स्थापित है। ठीक, यहाँ पे भूमध्य सागर, यहाँ पे ईरान, अफ़गानिस्तान, ईरान के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैस्पियन सागर। ठीक है, तो कैस्पियन क्षेत्र जिसे डेलामा कहते थे, यहाँ से ये बुवाई
आते हैं, ठीक है। और शिया सुन्नी विवाद जो आपको देखने को मिला अब तक, जो शासक जब आपके दमिश्क में मुआविया और आपके बगदाद में, ये सब के सब सुन्नी समुदाय से संबंधित है और ये शिया बनता है। तो शिया की वजह से अब यहाँ पे आप देखेंगे बुवाइया पुरानी ईरानी, इसके बाद आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा जो आपके इतिहास में परिवर्तन करेगा। परिवर्तन किस प्रकार से? बुवाइया वंश आपकी खलीफा के पद को त्याग देता है, लेकिन खलीफा को प्रतीकात्मक रूप से रखता है। रखने के पीछे इसका कारण ये होता है क्योंकि वहाँ पे शिया और सुन्नी दोनों समुदाय थे, और सुन्नी समुदाय का जो नेतृत्व कर रहे थे वो आपके खलीफा थे। खलीफा को प्रतीकात्मक रूप से रखता है और राजनीतिक रूप से, धार्मिक यानी राजनीतिक दोनों रूप से अलग कर लेता है। यानी अब वो राजतंत्र के रूप में और खलीफा एक अलग धार्मिक पोस्ट क्रिएट कर दी जाती है, ठीक है। राजा ईरान की वंशावली जो पुरानी हमें देखने को मिलती है तो शहंशाह की उपाधि धारण करता है। प्रतीकात्मक रूप में रख के इसने एक तरह से अपनी चतुराई का परिचय दिया। परिचय किस प्रकार? क्योंकि यदि एक तो सुन्नी प्रजाजन, यदि अब खलीफा को हटा देता तो सुन्नी प्रजाजन क्या हो जाती है? इसकी विरोधी हो जाती, ठीक। एक तो उनको खुद सकता, दूसरा एक मिस्र के अंदर आपके पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा के वंशज वहाँ पे राज कर रहे थे, वो भी शिया थे और वो एक छत्र राज करने की बात कर रहे थे। अब एक छत्र राज करते तो इधर शिया वो भी थे, तो दोनों के बीच के अंदर फ़ायदा किसको हुआ? शियाओं को हुआ, ठीक है। तो ये आपको आगे देखने को मिलेगा। इधर पुरानी अब्बासी खलीफा को सुन्नी प्रजाजनों के प्रतीकात्मक रूप में माना और खलीफा चतुराईपूर्ण निर्णय, क्योंकि एक शिया वंश फातिमा की महत्वाकांक्षा के कारण कहाँ पे? मिस्र में राज कर रहा था। शिया की उप संप्रदाय इस्माइल से संबंधित था। पैगंबर की बेटी फातिमा से संबंधित यानी उसके वंशज थी, इसलिए ये एक तरह से एक छत्र रूप से उसका उत्तराधिकारी मानी जा सकती थी। इसलिए फातिमा ने 969 में अफ्रीका मिस्र की विजय और खिलाफत की स्थापना, फातिमा खिलाफत की स्थापना और काहिरा को क्या बनाई? राजधानी बनाई। अब दोनों शिया, एक समुदाय आपके इराक ईरान वाले क्षेत्र में, दूसरा समुदाय आपको दिख रहा है किसमें? अफ्रीका के क्षेत्र में। अब दोनों के बीच कंपटीशन हुआ कि हम महान या तुम महान। तो इसलिए उन्होंने शिया जो थे उनको अपने बड़े बड़े अधिकारी बनाए गए, प्रशासक बनाए गए, उनके विद्वानों को दरबार के अंदर पक्ष दिया गया, ठीक है। इस प्रकार दोनों में कंपटीशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 950 से लेके 1200 तक के बीच इस्लाम में एक राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलता है जो आपकी एकता धार्मिक रूप से ना स्थापित करके आपके आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से स्थापित करता है, ठीक है। सबसे बड़ा परिवर्तन था 950 के बीच इस्लामी समाज, एकल राजनीतिक व्यवस्था जो कि एकल संस्कृति, अरबी नहीं होगी, अब क्या होगी? सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतीक रूप में एकजुट हुई, ठीक है। अब यहाँ पे 10वीं 11वीं शताब्दी में एक वंश आपके नवीन होता है भारत के ऊपर। आप देखेंगे यहाँ पे अफ़गानिस्तान से ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पे तजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, फिर कजाकिस्तान, फिर उज़्बेकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान से आते हैं ये लोग, तुर्कमेनिस्तान से एंट्री करते हैं आपके बगदाद के अंदर। तो ये जो वर्ग होता है ये आपके कहलाता है कौन सा? गजनबी वंश, ठीक है। तो यहाँ पे 10वीं से 11वीं तीसरी प्रजातीय समूह जो कहाँ पे? अब यहाँ पे आप देखेंगे इसकी लोकेशन, तो यहाँ पे अरल सागर है और यहाँ पे क्या है? घास के मैदान है, ठीक है। तो और इस वजह से इनके प्राकृतिक कारणों की वजह से ये अच्छे घुड़सवार होते हैं, ठीक है। अच्छे घुड़सवार, तो ये योद्धा के रूप में यहाँ पे सेनाओं के अंदर क्या देते हैं? अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये एक अच्छे योद्धा की वजह से आपके अब्बासी खलीफा की भी करते हैं सेवा, ससानी वंश की भी करते हैं, और तीसरे नंबर पे वाही वंश की भी आपकी क्या करते हैं? सैनिक सेवा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुर्की से आते हैं
और तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदान खाना बदोश कबीला था। ठीक है, तो ये कुशल घुड़सवार थे, योद्धा थे, जो गुलाम व सैनिक के रूप में क्या होता था, गुलाम और सैनिक। यदि आप इन दोनों को देखेंगे, गुलाम दो प्रकार से बनाए जाते थे। एक प्रकार से तो खरीद के, दूसरे प्रकार जब कोई युद्ध होता था, युद्ध होने के बाद जो विजेता शासक था वो क्या होता है, युद्ध बंदियों को अपने यहाँ पे गुलामी के रूप में रख लेता था। ठीक है, इस प्रकार से। और एक के आपको खरीद के लेके आने के बाद, ये इसलिए तुर्की के बात इसलिए आई क्योंकि ये तुर्की गुलाम मामलुक कहलाते हैं। तुर्की गुलाम मामलुक कहलाते हैं, जो अब आगे शासक बनेंगे। इनको हटाएंगे और फिर खुद शासक बनेंगे। लेकिन अब इनको ज़रूरत क्या होगी, इनको ज़रूरत होगी अपनी रेपुटेशन, गुलामी से हटा के हमें राजतंत्र की तरफ अग्रसर होना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसको चाहिए खिलाफत। आप भारतीय इतिहास के अंदर देखेंगे मध्यकाल के अंदर कि जो सल्तनत काल था उसमें आपके गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक वो खुद गुलाम था। तो वो गुलाम के रूप में, शासक के रूप में अपने आप को स्थापित किया था भारत में। लेकिन इल्तुतमिश जो अगले गुलाम वंश में इल्तुतमिश ऐसा शासक था जिसने खलीफा से सीधा डायरेक्ट खिलाफत ली। खिलाफत लेने के बाद वो राजा बन गया, यानी गुलामी से मुक्ति। तो यहाँ पे भी यही खेल होगा। यहाँ पे ये जो तुर्की आएंगी, ये अपने आप को गुलामी से बचाने के लिए किससे इनका उद्देश्य अब्बासी खलीफा को ख़त्म करना नहीं है। ठीक है, अब्बासी खलीफा को ख़त्म करने की बजाय ये क्या करना चाहेंगे, उसका जो खलीफा है उससे क्या लेना चाहेंगे, अपने लिए खिलाफत प्राप्त करना चाहेंगे। तो इसके लिए अब खलीफा जो सुन्नी है, प्रजाजन जो सुन्नी है, लेकिन शासक शिया है। अब इसको भी सुन्नी और शिया के बीच में संतुलन बनाने के लिए ये भी तैयार हो जाएगा, काहे के लिए, अपने खलीफा वो खिलाफत देने के लिए, यानी उसको राजतंत्र का मुकुट पहनाने के लिए। तो ये सबसे बड़ा ट्विनिंग पॉइंट है जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आए थे, खाना बदोश कबीला था, योद्धा के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। तो यानी इनको वहाँ की सारी भौगोलिक स्थिति मालूम थी कि राजा को नियंत्रण करने वाले, जैसे रोम के अंदर जब हमने पढ़ा था 3 महाद्वीपों में रोम, तो उसमें बोला था 3 खिलाड़ी थे। एक तो सम्राट खुद, दूसरा आपके सैनिक, और तीसरे आपके कौन से थे, पादरी वर्ग। तो ये तीनों जिसके साइड में सेना हो जाती थी वो उसकी क्या हो जाती, सत्ता पे स्थापित हो जाती थी। यहाँ पे भी यही कहानी बैठ रही है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दूँ तो 1961 में गजनी सल्तनत स्थापित हुई थी तुर्किस्तान में। वहाँ पे क्या हुआ था, संस्थापक आपसे पूछा जाए तो गजनी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन है, लेकिन इसको पराकाष्ठा में कौन लेके जाएगा, महमूद गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी की जो सेना थी उसके अंदर आपके हिंदू सैनिक भी थे और मुस्लिम सैनिक भी थे। मुस्लिम के अंदर तो आपको पता होगा मासूद। ठीक है, तुर्की सैनिक कौन सा था, मासूद। लेकिन भारतीय सैनिक कौन था, तिलक आपके भारतीय सैनिक था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि यानी महमूद गजनी की सेना के अंदर हिंदू सेनापति का नाम बताइए, तो उसका नाम है तिलक। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इनका जो सत्ता का केंद्र था वो खुरासान और अफ़गानिस्तान। ये वाला आपके मैंने बताया पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान वाला भाग, और यहाँ पे आपके ईरान के यहाँ पे खुरासान। ये वाला भाग आपके किसका, गजनी, यानी आपके गजनी का क्षेत्र केंद्र था। ठीक है, यहाँ पे केंद्र से थे। तो अब्बासी जो मैंने बताया ये अब्बासियों के खिलाफ नहीं थे, लेकिन अब इनको क्या चाहिए था, ये गुलाम थे। गुलाम होने की वजह से इनको अब राजा की उपाधि चाहिए थी। राजा के लिए उसको खिलाफत प्राप्त करनी थी। खिलाफत प्राप्त कौन देगा, खलीफा भी चाहता था कि ये जो सुन्नी और शिया है ये आपस में बैलेंस है, तो ये उठा के उसको उपाधि देंगे। इस रूप में अब्बासी को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि वैधता के लिए, यानी राजा के लिए, तो गुलाम के लिए स्वीकार करने के लिए, संतुलन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आकर्षित होते हैं। किसके लिए, आपके बगदाद में अब्बासी खलीफा के खिलाफ। ठीक है, फिर सेल्जुक तुर्क, नाम देखना, सेल्जुक तुर्क, सामानियों एवं कारखानियों, नाम सामानियों एवं कारखानियों, जो पूरब से आए थे। ये आपके, यदि मैं दिशा निर्देश कहूँ तो यहाँ पे पूरब की तरफ, इस तरफ से
पूरब से आए गैर मुस्लिम यानी आपके पूरब की तरफ से अरल सागर यानी तुर्किस्तान से आए हुए थे और गैर मुस्लिम थे, लेकिन योद्धा के रूप में, सेनाओं के रूप में भर्ती हुए। बाद में दो भाई हुए इनके, तुगरिल और छगरी बेग। इनकी शक्तिशाली नेतृत्व में ये क्या करते हैं, अपने आप का एकीकरण करते हैं, मजबूत बनाते हैं। ये नाम ध्यान रखना, दो भाई थे, तुगरिल और छागरी बेग। ये शक्तिशाली नेतृत्व गजनी महमूद, जब गजनी के अंदर कहानी 2-3 एक साथ चल रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके गजनी के अंदर स्थापित करने वाले तो आपके मोहम्मद गजनबी, लेकिन महमूद गजनबी की जब मृत्यु होती है तो यही तुर्क जो आपके सैनिक रूप में भर्ती हुए थे, अब ये क्या करते हैं, केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होने के बाद सत्ता का परिवर्तन करते हैं। तो शक्तिशाली नेतृत्व में गजनी महमूद के गुलाम बन के उठ के सैलजुकों द्वारा 1037 के अंदर खुरासान जीता और राजधानी क्या बना दी, निसापुर। यानी अब बुवाई के बाद में आपके आ गए गजनी महमूद गजनबी, उसके बाद में अब आ गए तुर्गिस्तान के, ठीक है। अब ये लोग आके क्या करते हैं, खुरासान को जीतते हैं और राजधानी निसापुर बनाते हैं, ठीक है। सुल्जकों का ध्यान पश्चिमी फारस व इराक बुवारियों के शासन की ओर 1055 में बगदाद में सुन्नी शासक बन जाते हैं। ये होते हैं सुन्नी, मैंने बताया ये सुन्नी होते हैं, ये शिया होते हैं। तो सुल्जकों का ध्यान पश्चिमी फारस व इराक के शासक कौन थे, बुवाइयों की ओर था और 1055 में बगदाद के क्या करते हैं, सुन्नी शासक स्थापना हो जाते हैं। और ये दोनों भाई तुगरिल खां और छगरी बेग, तुगरिल खां और छगरी बेग, ये दोनों भाई मिल के नेतृत्व के अंदर क्या करते हैं, कबीलाई पद्धति से शासन करते हैं, ठीक है। तो तुगरिल खां और छगरी बेग ये राजा बनता है। अब इसको खलीफा खुद क्या था, आपके सुन्नी, तो सुन्नी था अल कायम। ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस खलीफा ने इनको गद्दी पे राजा की उपाधि वो खिलाफत देगा, तो अल कायम ने तुगरिल बेग को सुल्तान की उपाधि दी। उपाधियाँ देते थे ये, ठीक है। बदले में इनको क्या मिलता था, इनको पैसा दिया जाता था, राजा के वो कोई कार्य होता था तो इनके कार्य पूरे किए जाते थे, ठीक है। तो तुगरिल बेग को क्या बना देते हैं, आपके शासक बना दिया जाता है, ठीक है। सुल्तान की उपाधि दी जाती है। ऐसी कार्रवाई जिसने राजनीतिक सत्ता को धर्म से अलग कर दिया, ठीक है, राजनीतिक सत्ता को धर्म से अलग कर दिया। दोनों भाइयों ने परिवार द्वारा चलने वाली कबीलाई पद्धति से क्या किया, शासन किया, ठीक है। इनका उत्तराधिकारी जब इनकी डेथ हो जाती है, बाद में लास्ट में आपको देखने को मिले अल-सलन, ठीक है। अंतोलिया, देखो तुर्की के नाम आपको एशिया माइनर भी मिलता है, पुराना नाम अंतोलिया भी नाम किसका था, तुर्की तक इनका क्या था, नेतृत्व था। यानी आप देखिए, यहाँ से ये आए तुर्किस्तान, फिर यहाँ पे ईरान, इराक, उसके बाद में आपके सीरिया के ऊपर तुर्की, यानी पूरा क्षेत्र आप किन के अधीन था, इन भाइयों के सल्जुक तुर्क के द्वारा संचालित था, ठीक है। अंतिम आपके है अल-सलन, ठीक है। अब यहाँ पे अब स्थिति ये होती है, जब मैंने विश्व इतिहास पढ़ाया था तब मैंने मेरा लेक्चर है जिसके अंदर आप देखेंगे प्रारंभिक यदि सभ्यता के रूप में यूनान का नाम आता है, लेकिन जिसने सत्ता स्थापित की उसके अंदर रोमन का आता है। रोमन सभ्यता अपने विशाल भूभाग के कारण, क्योंकि वो यहाँ से अटलांटिक महासागर से, भूमध्य सागर से होती हुई काला सागर तक, तो इतने बड़े 3 महाद्वीपों में फैले होने के कारण इसके 2 भाग हो जाते हैं, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी होती है रोम और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी होती है बाइजेंटाइन, ठीक है। अब यहाँ पे पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विस्थापन जल्दी होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जर्मन से बर्बर जातियाँ होती है, उनका लगातार पश्चिम की तरफ यानी आपके फ्रांस, स्पेन या रोम इस तरफ आक्रमण होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य ख़त्म हो जाता है, लेकिन और सामंती व्यवस्था स्थापित हो जाती है। ये जो सामंती व्यवस्था है, यानी अब आपका व्यापार एक क्षेत्र रूप में
कशी आपका सबसे बड़ा उद्योग हो गया या आपका व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र हो गया। विदेशी व्यापार सब खत्म हो जाते हैं। तो ये जो सामंत होते हैं, इसमें एक बड़ा सामंत छोटे सामंत को, फिर छोटा सामंत उससे छोटे को, तो एक पिरामिड नुमा व्यवस्था बन जाती है। ठीक है, तो ये आपकी उस टाइम व्यवस्था होती है। लेकिन अब इनका जो कन्फ्लिक्ट होता है, आपके जो ये क्या नाम है, जनजातियों, बर्बर जातियों का जो आक्रमण होता है वो ईसाइयों के प्रति होता है। लेकिन समय की परिस्थिति के अनुसार ये बदलते हैं और एक आपको फ्रांस के गोल क्षेत्र में फ्रैंको जनजाति का चार्ल्स मार्टिन सेनापति मिलता है, जो टुस्से की लड़ाई के अंदर आपको अरबों को पराजित करता है। तो अब इनका ध्यान किसकी तरफ, साम्राज्य विस्तार की तरफ। तो रोम और ये योद्धा, पश्चिमी रोमन साम्राज्य स्थापित हो जाता है, जिसका राजा आपके फ्रैंको जनजाति के ही होते हैं। ठीक है, अब ये रोम और जो आपकी योद्धा वर्ग है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब ये क्या करते हैं, धर्म युद्ध की स्थापना करते हैं। अब पॉप बोलता है कि हमें इस्लाम को ख़त्म करना है और आपको क्या, ईसाई धर्म को पूर्वोत्तर की तरफ यानी अरब देशों की तरफ बढ़ाना है। तो इस उद्देश्य से अब ये युद्ध क्या, धर्म युद्ध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये 1094 से लेकर 1291 तक चलते हैं। इसमें 3 युद्ध होते हैं। लास्ट के अंदर आपके ईसाई लोग हार जाते हैं, क्योंकि इनका ध्यान अब धर्म के प्रति ना होकर किसकी तरफ हो जाता है, विलासिता की वस्तुओं की तरफ या साम्राज्य विस्तार की तरफ। तो इसलिए ये उस पर ध्यान नहीं देते और बाद में ये जो वर्तमान हमें परिस्थिति देखने को मिलती है, मध्य एशिया में इस्लाम का ही कायम हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे उत्तराधिकारी अल्प अलसलीन। ठीक है, धर्म युद्ध 1095 से 1291 तक चलते हैं। ठीक है, इसमें ईसाइयों को क्या बोलते थे, पुस्तक वाला देवता कहते थे। पुस्तक वाले लोग, क्योंकि इनके पास क्या थी, अहल अल किताब। पुस्तक वाले लोगों को क्या बोलते हैं आपके अरबी में, अहल अब अल किताब, क्योंकि इनकी पुस्तक का नाम आपको सबको मालूम है, ओल्ड टेस्टामेंट या आपके बाइबल, इंजिल, ये इनके पास किताबें थी। ठीक है, और अरबों द्वारा 638 के अंदर जेरूसलम विजय कर ली जाती है। क्योंकि जेरूसलम विजय इसलिए की जाती है, मोहम्मद साहब पैगंबर द्वारा अंतिम उपदेश और स्वर्ग की यात्रा जेरूसलम से हुई थी, इसलिए इस पर अधिकार होना अरबों का एक तरह से स्वाभिमान था। तो इसलिए ये कर लेते हैं। और इधर इसके विपरीत आपके ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाना और वापस उनका पुनर्जन्म लेना, ये भी आपके जेरूसलम में होता है। इस वजह से ईसाई, तो इस वजह से इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होते हैं, आपस में युद्ध होते हैं। ईसाइयों द्वारा बहुत बुरी तरह से यहाँ पे मुस्लिम वर्ग की मारकाट की जाती है और अच्छी तरह इनके क्या क्या सफाया किया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि कालांतर में एक युद्ध तो इन्होंने जीता। 11वीं शताब्दी के अंदर शत्रुता का मेन कारण ये था, नॉर्मनों, हंगरीवासी और सिलाव जो आपके रूस में मिलते हैं, इन लोगों को ईसाई बना लिया गया। ठीक है, अब जब ईसाई बना लिया, अब तक मुस्लिम वर्ग के अंदर ये काम कर रहे थे और धर्म परिवर्तन करके क्या कर रहे थे, मुस्लिम बन रहे थे। अब ये रुक गया तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध होने का कारण आपको देखने को मिलेगा, इससे युद्ध होता है तो पश्चिमी यूरोप में पादरी व योद्धा के बीच में क्या हो जाता है, गठजोड़। मैंने अभी ये बताया आपको कि जो आपके बर्बर जाति थी, इसके अंदर एक गोल क्षेत्र की फ्रैंको जनजाति, जिसके अंदर आपके सालमन, जिसको पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट बनाया जाता है और उसके बाद उसको पूर्व की ओर विस्तार करने के लिए भेजा जाता है। तो इसलिए गठजोड़ हो गया था। ठीक है, प्रतिस्पर्धा, सामंती राज्यों के बीच सैनिक मुठभेड़ की संभावना, लूटमार, अर्थव्यवस्था के पुनः उदय, ईश्वरीय शांति कहा और सामंती आगमता ईसाई जगत से हटकर ईश्वर के सत्यों की ओर हो गई। ये वाला कारण था आपको मैंने जो अभी बता रहा हूँ, पश्चिमी पवित्र रोमन साम्राज्य ये स्थापित हो जाता है। यहाँ पे ये कहानी होती है। जो इनकी सैनिक लूटपाट की पद्धति, सामंती पद्धति, वो तो सब खत्म हो जाती है ईसाइयों के प्रति, और ये क्या कर लेते हैं, अपने ईश्वर की शांति के लिए क्या पूर्व की ओर विस्तार करते हैं। क्योंकि जेरूसलम जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म और जेरूसलम वो क्षेत्र जहाँ पे उनको क्रॉस पे चढ़ाया गया था और वापस वो पुनर्जन्म लेते हैं। ठीक है, 1092 में बगदाद में शासक बनता है मलिक शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
यानी ये बगदाद में स्थापित, बगदाद के अंदर मलिक शाह की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद साम्राज्य विखंडित हो जाता है, ठीक है, विखंडित हो जाता है। बेंजेंटाइन सम्राट क्या नाम होता है? एलेक्सियस प्रथम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो प्रथम हुआ था इससे यहाँ पे बेंजेंटाइन का सम्राट कौन होता है? एलेक्सियस प्रथम। एलेक्सियस प्रथम, ये बेंजेंटाइन का सम्राट होता है, एलेक्सियस प्रथम, ठीक है। और उस टाइम पॉप कौन होता है? अर्बन द्वितीय। अर्बन द्वितीय अब क्या करता है? इसको आक्रमण करने के लिए भेजता है, तो आक्रमण किया जाता है। तो एशिया माइनर, तुर्की और उत्तरी सीरिया, यानी आप देखेंगे यहाँ पे सीरिया है, सीरिया के ऊपर की तरफ क्या है? तुर्की, यानी तुर्की और आपका उत्तरी सीरिया तक का क्षेत्र किसके पास आ जाता है? आपके बेंजेंटाइन सम्राट के मान, यानी आपके ईसाइयों के पास, ठीक है। पश्चिमी ईसाई और पूर्व मध्य, अब ये क्या करते हैं? पूर्व मध्य में जो ये स्थापित होते हैं, यानी आपके भूमध्य सागर के पूर्व में और ये मध्य वाले भाग के अंदर जो स्थापित होते हैं आपके क्या? मुस्लिम वर्ग, इन पे अब आक्रमण चालू हो जाते हैं, ठीक है। लेवेंट बोलते हैं तटवर्ती क्षेत्र में जहाँ पे मुस्लिम लोग रहते थे, ठीक है। प्रथम होता है 1098 से 99। फ्रांस और इटली की सेना सीरिया के एंटीओक और जेरूसलम पे कब्जा हो जाता है, ठीक है। जेरूसलम आपके और एंटीओक पे, तो यहाँ पे इनका कब्जा हो जाता है। कब्जा होने के बाद में मुस्लिम लेखक इन्हें फिरंगी या क्या कहते थे? इफ्रिंजी या फिरंगी, मुस्लिम लेखक कहते थे इनको, ठीक है। अब ये आउट रैमर का मतलब ये पूछा जा सकता है आपसे, आउट रैमर क्या है? 4 राज्यों का समूह, जो क्या है? समुंदर पेरिये। आउट रैमर का मतलब होता है समुंदर पेरिये भूमि, ठीक है। अब मैंने आपको अभी बताया कि इस तरह से ये भूमध्य सागर के पास में यहाँ पे आपके आ जाएगा लेबनान, यहाँ पे आ जाएगा इजराइल, यहाँ पे आ जाएगा फ़िलिस्तीन। तो ये क्षेत्र यहाँ पे भूमध्य सागर है, और नीचे की तरफ आप देखेंगे भूमध्य सागर, ऊपर की तरफ काला सागर। तो ये जो समुद्र के किनारे जो भूमि प्राप्त की है, इसे बोलते हैं हम क्या? लेमेंडर, ठीक है। आउट रैमर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ईसाई अपनी फ़िलिस्तीन और सीरिया पे कब्जा क्षेत्र में धर्म युद्ध से रक्षा के लिए, तो ये इनकी विजय हो जाती, ठीक है। दूसरी बार क्या होता है? तुर्कों का एडसास पे अधिकार हो जाता है। पॉप अपील करता है, पॉप यही होता है, अर्बन द्वितीय अपील करता है, योद्धाओं चलो आप हमला करो। हमला करता है फ्रांस करता है दमिश्क आपके सीरिया पे हमला करता है, लेकिन अधिकार नहीं कर पाते और हार जाते हैं। तो ये जो आउट रैमर की जो अभी शक्तियाँ अभी उद्भव हुई थी, वो क्या हो जाती है? धीरे धीरे अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाती है, क्योंकि इनकी यूरोपीय ईसाइयों की क्या होती है? आपकी विलासिता की तरफ ये आकर्षित हो जाते हैं, और इनका साम्राज्य विस्तार की तरफ ध्यान हट जाता है, धर्म के प्रति आकाष्ठता कम हो जाती है। इधर आप नोट करेंगे तो भौगोलिक खोज साम्राज्यवादी नीति के तहत इनका अग्रसर हो जाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार तुर्कों का एहसास पर अधिकार, और इनसे वापस क्या छीन लेंगे? अब ये जेरूसलम छीन लेंगे। जेरूसलम दोनों धर्मों के लिए, 3 धर्मों के लिए, यहूदी, आपके ईसाई और आपके इस्लाम, तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए सब चाहते हैं कि हमारा हक वहाँ पे बना रहे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, लेकिन तुर्कों ने ईसाइयों की तरह नहीं किया कि वो हम मारकाट मचाई। उन्होंने ईसाइयों को भी क्या किया? आपको एक क्षेत्र, एक रास्ता दे दिया जेरूसलम जाने और आने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनकी पवित्र भूमि थी। लेकिन बाद में इनकी स्थिति देखी कि ये लोग नहीं मान रहे, तो बाद में इनका निकाला भी करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे सलाह अल दिन, जो मिस्र और सीरिया साम्राज्य का क्या बनता है? साम्राज्य स्थापित करता है कौन? सलाह अल दिन मिस्र और सीरिया के अंदर आपका साम्राज्य स्थापित करता है। अब धर्म युद्ध की जो पराकाष्ठा होती है, अब ये भी क्या करता है? धर्म युद्ध का आह्वान करता है। यहाँ पे आपने देख लिया, तुर्कों का अधिकार हो जाता है। अब शासक बनता है सलाह अल दिन, जो मिस्री और सीरिया साम्राज्य के स्थापित करता है, ठीक है। यहाँ पे धर्म युद्ध 1187 में ईसाई पराजित होते हैं। मैंने कारण बताया
कि ईसाइयों का पराजित होने का, क्योंकि उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया विलासिता की और वो अग्रसर हो गए साम्राज्यवादी नीति। तो यहाँ पे आप देखेंगे जेरूसलम पे कब्जा हो जाता है इनका, ठीक है। लेकिन ईसाइयों से इनके विपरीत व्यवहार करते हैं, जो ईसाइयों ने मारकाट मचाई थी इनके साथ, लेकिन ये नहीं करते, ईसाइयों के साथ दया का व्यवहार करते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन बन सकता है। सलाह अल दीन ने द चर्च ऑफ द हॉली स्पेलगर, द चर्च ऑफ द हॉली स्पेलगर, द चर्च ऑफ द हॉली स्पेलगर में ईसाइयों को ही अधिकार दिया कि आप इसकी रक्षा और इसकी व्यवस्था संभालेंगे। लेकिन हाँ, इसने ईसाइयों के गिरजाघरों को तोड़ा भी, वहाँ पे कई मस्जिद भी निर्माण करवाया, ठीक है। तो ये आपके शासक इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। थर्ड के अंदर आप देखेंगे 1189 के अंदर ये हार के कारण ईसाइयों के लिए केवल जेरूसलम का प्रवेश प्राप्त हुआ, ठीक है। जेरूसलम के अंदर प्रवेश करना इनके लिए। मामलुक मिस्र शासक ने 1291 धर्म युद्ध के बाद सभी ईसाइयों को, मामलुक मैंने बताया, मामलुक कौन थे? तुर्की गुलाम मामलुक बन जाते हैं। बाद में ये आपके तुर्किस्तान से निकल के आपके ईरान, इराक इस क्षेत्र में फैल जाते हैं और वहाँ पे वे सत्ता स्थापित कर लेते हैं। मिस्र के अंदर ये जो आपको देखने को मिला सलाह अलादीन, ये भी क्या था? मामलुक तुर्क था, ठीक है, लेकिन मिस्र के अंदर स्थापित हो जाता है। तो मिस्र के शासकों ने क्या किया? परमानेंट हराया ईसाइयों को और जेरूसलम में ये क्या नाम हराया, और हराने के बाद सभी ईसाइयों को समूचे फ़िलिस्तीन से बाहर कर दिया। ये कारण बनता है वर्तमान में आप इजराइल और देखते हैं किसको? फ़िलिस्तीन, इन दोनों के बीच में जो विवाद है वो इसका कारण बनता है। जब फ़िलिस्तीन से मूल जो लोग थे उनको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। लेकिन हटाना इतना संभव नहीं था। जो धर्म योद्धा थे, जो युद्ध के दौरान ईसाई, यहूदी, ये जो लोग यहाँ पे आ गए थे, वो लोग इनके किनारों पे बसे रहे। हटा पूरी तरह नहीं पाए, लेकिन हाँ, जितने अधिक से अधिक संख्या में यहाँ से हटा दिए गए। इसी प्रकार इजराइल जो क्या हुआ था, नक्शे से बाद में स्थापित होता है। आपको यहूदियों की बसावट के अंदर या बॉलफोर्स प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इजराइल स्थापित किया जाता है यहूदियों के देश के नाम से, ठीक है। लेकिन पहले फ़िलिस्तीन था, जो फ़िलिस्तीन था उसकी सारी के सारे लोगों को हरा दिया गया, ठीक है, ईसाई और आपके यहूदियों को। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी ईसाइयों को समूचे फ़िलिस्तीन से बाहर कर दिया गया, ठीक, जो वर्तमान कारण बन रहा है। अब इसका प्रभाव, अब यहाँ पे व्यापार वाणिज्य जो होता था वो इटली की तरफ से होता था। तो इटली के जो नगर थे पीसा, जेनायो, वेनिसी, ये पूर्वी पश्चिमी व्यापार के प्रभाव के कारण क्या हो गए? एक उन्नत किस्म के क्या बन जाते हैं? नगर बन जाते हैं। मुस्लिम राज्यों में ईसाइयों के प्रति कठोर रुख, अब आप ये देखिए, जहाँ पे आप पैदा हुए उस क्षेत्र से आपको विस्थापित कर दिया गया। विस्थापित करने के बाद आपको निकाल दिया गया। अब आप दूसरे देश में क्या शरणार्थी के रूप में आप निवास कर रहे हैं। अब ये निवास करने की वजह से अब ईसाइयों का जो अत्याचार पहले हुआ था इन शासकों द्वारा, बाद में मुस्लिम द्वारा इनका अत्याचार, तो इस रूप में ये दोनों कट्टर दुश्मन बन जाते हैं, जो वर्तमान परिस्थिति में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अब एक आपके इसमें बीच में एक कहानी है, जो कहानी मैं आपको बता देता हूँ। एक है फ्रैंक। फ्रैंक किसे बोलते हैं? पश्चिमी देशों के वह नागरिक जो धर्म युद्ध के अंदर भाग लिए थे। भाग लेने के बाद उस जगह पर वो स्थायी रूप से बस गए। बसने के बाद उनकी मुसलमानों के प्रति क्या सहिष्णुता की नीति, यानी कोई भेदभाव नहीं है, उन लोगों को बोलते हैं फ्रैंक। पश्चिमी देशों के नागरिक जो धर्म युद्धों में विजयी सीरिया फ़िलिस्तीन क्षेत्र में बस गए और मुस्लिम आबादी के प्रति सहिष्णुता, ये इनकी नीति थी, इनको बोलते हैं फ्रैंक। इसमें एक कहानी है कि कहानी में ये है कि एक फ्रैंक था, उसको किसी इनवाइट किया था। इनवाइट करने के बाद उसके मित्र के पास वो जाता है, तो उस दौरान वो जो उनके साथ उसका एक काम करने वाला है साथी होता है, वो मुस्लिम होता है। वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं हम दोनों। लास्ट में उनको क्या होता है, पकड़ लिया जाता है मुस्लिम वर्ग द्वारा। वो बोलता है फ्रैंको ने हमारे जातियों को मारा। फिर बाद में उसको जो मुस्लिम शासक होता है, वो जो दोस्त होता है, वो उससे बचाता है। ये कहानी का टूल था। इसमें एक आपके जो काम की चीज़ है वो एक तो है सीरिया का गवर्नर, जो आपका एक फ्रैंक ही था, जिसका नाम आपको मिलता है थियोडर सेफिओनस। थियोडर सेफिओनस, पूर्वी ईसाई थियोडर सोफिओनस,
दर और सोफी आनोस, ये क्या था, यहाँ पे एंटीओक का गवर्नर था। एंटीओक आपके सीरिया में है। इसका गवर्नर कौन था? थियोडर सोफी आनस, ठीक है। और ये जो कहानी लिखने वाला था वो उसाम इबन मुनकित, आप एक ध्यान रख दिए, मुनकित सीरिया का मुसलमान था, जिसने एक पूरा वक्तव्य लिखा था कि मुस्लिम वर्ग द्वारा उस फंग को पकड़ लिया जाता है, बोले कि फंकों ने हमारे उसको मारा था, तो इस वजह से ये कहानी लिखने वाला तो मुनकित था, जिसका संस्करण जो किताब लिखी इसने लिखी किताब उल इतिबार, इतवार की किताब, यानी किताब उल इतवार किसने? मुनकित ने लिखी है किताब उल इतवार। उसके बाद सीरिया में जो धर्म युद्ध हुए थे उस दौरान जो आपका दुर्ग का निर्माण किया था किसके? धर्म योद्धाओं के लिए, वो किसने किया था? बेबार ने। बेबार द्वारा इनका क्या निर्माण किया गया था? बेबार द्वारा निर्माण किया गया था। तो क्या था? मामलुक था। मामलुक का मतलब तुर्क गुलाम। उसके बाद आप देखेंगे अर्थव्यवस्था। अब यहाँ तक ये पूरी तरह से फाइनल रूप से अब जो मध्य एशिया था वो इस्लामिक कंट्री के रूप में स्थापित हो चुका था, ठीक है। अब वो अलग अलग समय पे अलग अलग राजतंत्र वहाँ पे स्थापित हो जाते हैं। और आपको मैंने बता दिया कि इन्होंने राजतंत्र और आपके खलीफा इन दोनों के अंदर वर्गीकरण कर दिया। अब खलीफा से क्या लेते हैं? खिल्लत लेते हैं। वो आपको क्या सुल्तान की उपाधि देता है, बदले में आप उसको खैरात देते हैं, यहाँ पे आप दान दक्षिणा देते हैं, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था क्या रहती है? अर्थव्यवस्था उस समय आपकी कृषि प्रधान थी, व्यापार वाणिज्य भी था, ठीक है। उसके बाद शहर, आपने पिछले अध्याय में मेसोपोटामिया में मैंने बोला शहर वो जगह थी जो रहने के लिए स्थान नहीं था, लेकिन शहर के अंदर आर्थिक गतिविधियां अधिक से अधिक होती थी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को क्या मिलता था? कार्य मिलता था और धन की प्राप्ति होती थी जो उनकी जीवन जीने के लिए आवश्यकता थी। तो यहाँ पे भी यही कहानी आपको देखने को मिलेगी। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कृषि प्रारंभिक रूप से आप देखेंगे मुख्य व्यवसाय था। कृषि में प्रारंभिक रूप से कृषि छोटे छोटे और बड़े किसानों में वर्गीकृत थी, लेकिन जैसे जैसे सत्ता का परिवर्तन हुआ तो इन परिवर्तनों में जो इनके खास खलीफा के जो खास व्यक्ति थे उनके पास संपूर्ण ज़मीन होती थी। ज़मीन होने के बाद वो उस पर क्या कृषि कार्य करवाते थे। कृषि कार्य वो किसी अधिकारी के द्वारा करवाते थे, ठीक है। वो अधिकारी क्या करता था? जैसे हमारे यहाँ पे जमींदारी प्रथा देखने को मिलती है, तो उसी तरह से सिस्टम था कि ये आपको कर इकट्ठा करके वहाँ जमा करवाते, लेकिन यहाँ पे विपरीत था। इन लोगों ने उस जो कर प्राप्त हुआ उसके बदले में कृषि योग्य ज़मीन का अधिक से अधिक क्या किया? बढ़ोतरी की, सिंचाई की व्यवस्था की, कुएं की व्यवस्था की। तो इस वजह से फसलें अच्छी हुई, नई किस्म की फसलों का उत्पादन हुआ। तो नई किस्मों की फसलों को क्या है? दूर दराज के यूरोपीय देशों के अंदर बेचा जाने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये एक तरह से सकारात्मक रूप से कृषि का विकास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया मुख्य व्यवसाय था, जमीन मालिक छोटे बड़े किसान, ससानी और इस्लामी काल में संपदा स्वामी राज्य की ओर से कर संग्रहण, ठीक है। ग्राम की साझी संपत्ति मानी जाती थी क्या? जमीन को क्या मानी जाती थी? ग्राम की साझी संपत्ति, ग्राम की साझी संपत्ति मानी जाती थी जमीन को, ठीक है। उसके बाद इस्लाम विजय, खलीफा परिवार के द्वारा जमीन पे हक, कृषि पे सर्वोपरि नियंत्रण तो किसका? राजा का ही होता था, ठीक है। इससे लिया जाता था टैक्स। खराज क्या होता था? 5वां भाग, उपज का 5वां भाग, जो 1/2 से 1/5 तक। मिल्कियत आपके मुस्लिम वर्ग के द्वारा लिया जाता था, जो उपज का 1/10वां भाग था। एक आएंगे गैर मुसलमान से पहले शुरुआती दौर में क्या लिया जाता था? कम टैक्स लिया जाता था, लेकिन बाद में जब इन पर विवाद हुआ, मुस्लिम बोले हमसे ज़्यादा इनसे कम, तो फिर एक समान दर कौन स्थापित कर देता है? वहाँ के आपके खलीफा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाद में कम करके समान दर सबके लिए समान कर दी जाती। 10वीं शताब्दी में इक्ता व्यवस्था वो व्यवस्था थी जिसमें जो सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी जो नियुक्त किए जाते थे इन क्षेत्रों में, उनको अपनी तनख्वाह टैक्स के रूप में मिल जाती थी। यानी ये क्या करते थे? टैक्स कलेक्शन करते थे किसानों से, उसको राजा के पास जमा करवाते थे और उसी से अपनी तनख्वाह प्राप्त करते थे। इसे बोलते थे इक्ता। 10वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, ठीक है। खेती, खुशहाली और राजनीतिक स्थिरता के साथ सिंचाई, कुओं की खुदाई, यहाँ पे पन चक्कियों
पंचक्कियों का आविष्कार, और उसके बाद नोरिया। पंचक्कियों को क्या बोलते हैं? नोरिया। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है ये आपके, पंचक्की या नोरिया काई में लगाई जाती थी? कुओं में। ठीक है। फसल कपास का, संतरे का, केले का, तरबूज का, पालक का, बैंगन, इनकी खेती करने लगे और यूरोप में निर्यात। इस पे एक बुक लिखी है, यह आपको ध्यान रखनी है, सूडो गैलन। सूडो गैलन मैंने आपको पिछली बार मेसोपोटामिया की जब सभ्यता इससे पहले चैप्टर में बताई थी, तब आपने देखा था गैलन एक क्या था, डॉक्टर था जो कुपोषण के ऊपर किताब लिखता है। यहाँ पे सूडो गैलन है जिनकी किताब का नाम है बुक ऑफ एंटीडोट्स। एंटीडोट्स मतलब आपके औषधि पौधों के ऊपर लिखता है सूडो गैलन। ठीक है। अब शहरीकरण, शहरीकरण में जुंडो। अब ये जुंटो क्या था? जुंडो आपके अरबी सैनिक थे। कौन से? अरबी सैनिकों का समूह क्या कहलाता था? आपके जुंडो। जुंडो जुंडो आपके अरबी सैनिकों का समूह। ठीक है। ये क्या रहते थे? स्थानीय प्रशासन भी संभालने की, स्थानीय प्रशासन की रीढ़ की हड्डी थी। अब इनको क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्र या इनको क्षेत्रों में बसाया गया। वहाँ पे ही क्या है, जहाँ पे इनका प्रशासन का कार्य था वहाँ पे इनकी क्या बस्तियाँ बसा दी गई। तो इसके लिए शहर की स्थापना की गई। ठीक है। स्थानीय प्रशासन। तो मिस्र के अंदर आप देखेंगे फुस्ताद, फुस्ताद और काहिरा, फुस्ताद और काहिरा के अंदर इनकी बस्ती। ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कूफा और बसरा, कहाँ पे? इराक के अंदर। कूफा और बसरा के अंदर इनको स्थापना। शहर के दो भवन होते थे, एक तो मस्जिद ए जामी, और एक होता था सुक। सुक होता था केंद्रीय, सुक है नहीं, सुक केंद्रीय मंडी। ठीक है। दो भवन होते थे। सामाजिक एवं आर्थिक शक्ति का प्रसारण कहाँ पे? आपको शहरों में देखने को मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके शब्दावली है फंदुक। फंदुक वो व्यापारियों के आवास तथा शराब के कार्यालय जो कहाँ पे होते थे? इन्हीं शहरों के पास, जुंटों के आसपास के शहरों के भवन के पास होते थे, जिनसे इनको क्या सुरक्षा मिल सके। फंदुक। शहर प्रशासक राजा के आयन, राजा के आयन मतलब राज्य की आँख होती थी। कौन? आपके शहर प्रशासक। तुज्जर, तुज्जर व्यापारी एवं विद्वानों के घर को, व्यापारी एवं विद्वानों के घर को क्या बोलते थे? तुज्जर। सिनेनोक, सिनेनोक था आपके यहूदी प्रार्थना घर, यहूदियों के जो प्रार्थना घर थे उसे बोलते थे सिनेनोक, सिनेनोक। ये आपका हो गया शहरीकरण। ठीक है। अब वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य जैसे मैंने आपको बता दिया कृषि प्रधान थी। उसके सिवा क्या थे? राजनीतिक एकीकरण। अब स्थायी रूप से शिया सुन्नी का भेद आपके शिया सुन्नी का भेद विद्यमान था, लेकिन सुन्नी क्या है? पावरफुल हो चुके थे। अब तो किसी प्रकार के राजनीतिक एकीकरण की वजह से खाद्य वस्तु और विलासिता की वस्तुओं की क्या मांग बढ़ी, तो शहरी मांग की विनिमय दायरा बढ़ा। अब शहरों को क्या है? वस्तुओं का आगमन और निर्यात, आयात और निर्यात किया जाने लगा। भूगोल की मदद से अब व्यापार वाणिज्य बढ़े। अरब ईरानी व्यापार चीन से, भारत से, यूरोप के साथ बढ़ गया। ठीक है। समुद्री व्यापार पे इनका एकाधिकार हो गया। मैंने बताया कि लाल सागर, फारस की खाड़ी, इस क्षेत्र पे किनका अब इनका व्यापार वाणिज्य सख्त चलने लगा। तो लाल सागर के अंदर इनके बंदरगाह स्थापित किए। पतन, एक था अदन, लाल सागर में अदन, और एक था एक घाव। ठीक है। इसी प्रकार फारस की खाड़ी में आपको देखने को मिलेगा सिराफ और एक बसरा। जमीन अब यहाँ पे ये क्या करते थे? इन व्यापार वाणिज्य से आयात और निर्यात किया जाता था। जमीन पे जो व्यापार होता था वो ऊँटों के माध्यम से होता था। तो इन्होंने बगदाद आपके इराक का भाग आ गया, दमिश्क सीरिया का, अल्पोपा तुर्क में, यहाँ पे भंडार गृह जो आज हमें बोलते हैं प्रिजर्व, वो कोल्ड स्टोरेज, उस तरह से इन्होंने क्या बना दिया? भंडार गृह बना दिया, जिसको बोलते हैं मखाजिन। मखाजिन ये शब्द लिया गया फ्रांस से। तो फ्रांस के अंदर इस शब्द का मतलब होता है आपकी दुकान,
जहाँ पे ये सामान का क्या करते थे, अपने रखते थे, और जब जैसे जैसे शहरों में आवश्यकता होती है तो यहाँ से क्या करते थे, सप्लाई करते थे, गोदाम के रूप में बना लिया था। ठीक है, इसे बोलते हैं मखाजिन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको खोज देखने को मिलेगी मवासीन। मवासीन मानसून जो हिंद महासागर में नौचालन के लिए आवश्यक था, नौचालन होता था, तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है। भूमध्य सागर में एक बंदरगाह बनाया जाता था सिकंदरिया, जो यूरोप को निर्यात करता था सामान, जो यहाँ पे आपके ईरान इराक में जो सब्जी फल फूल जो भी उत्पादन होता था उसका निर्यात करने के लिए आपके सिकंदरिया में बंदरगाह बनाया। अब ये बंदरगाह किसके द्वारा संचालित होता था, यहूदियों के द्वारा। तो यहूदी अपने जो निजी दस्तावेज, जिन दस्तावेजों में इनको लिख के रखते थे उसे क्या बोलते थे, गनीजा। क्या बोलते थे, गनीजा। ठीक है, अब इस गनीजा पे एक पुस्तक लिखी है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाता है। गनीजा पे जो पुस्तक लिखी है अमिताभ घोष ने, किसने, अमिताभ घोष ने लिखी है, इन एन एंटिक लैंड, इन एन एंटिक लैंड। इसके अंदर भारतीय दासों की बात की है, भारतीय दास व्यवस्था की बात की, किसने, अमिताभ घोष ने, अमिताभ घोष ने, जिसका आधार क्या है, गनीजा। ठीक, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया। उसके बाद 4वीं शताब्दी में कहिरा का उदय होता है। कहिरा आपके मिस्र में ही होता है। इटली व्यापारिक शहरों से पूर्वी माल की बढ़ती मांग के कारण लाल सागर मार्ग का क्या बन जाता है, महत्व। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ पे लाल सागर, यहाँ पे आपके मिस्र है, तो यहाँ पे लाल सागर का महत्व बढ़ गया। ठीक है, पूर्वी सिरे ईरानी व्यापार आपके बगदाद से बुखारा और समरकंद, तुरान होते हुए रेशम मार्ग तक, यानी आपके इराक में जाता, उसके बाद ईरान में जाता, फिर वहाँ से होते हुए रेशम मार्ग से चीन तक व्यापार वाणिज्य होता था। ठीक है, अब ये एक आता है कागज़। कागज़ की खोज आप देखेंगे लिनन, कागज़ की आप देखेंगे, इसे बोलते हैं लिनन निर्मित। लिनन निर्मित था, इसकी खोज की थी। अब इन्होंने, चीनियों ने खोज कर ली थी। ठीक है, चीनियों ने खोज कर ली, लेकिन इसे गुप्त रखा गया। एक बार समरकंद में इनका कोई, इन्होंने जो चीनी विद्रोही थे उनको पकड़ा, तो उन्हीं विद्रोही में एक कागज़ की विधि जानता था, उसने एक कागज़ की विधि इनको सिखाई। उसके बाद ये अखबार की तरह, ये खबर की तरह फैल गई। फैलने के बाद अब ये कि लिनन से क्या बनता है, कागज़ बनता है। तो पिरामिड थे जो मिस्र के, उन पिरामिडों की सारी क्या है, जो लिनन थी वो क्या है, चोरी की जाती, चोरी करने के बाद व्यापारियों को बेच दी जाती। ये कहानी लिखी है, ये आपकी कहानी लिखी है अब्द अल लतीफ़। अब्द अल लतीफ़, अब्द अल लतीफ़। अब्द अल लतीफ़ क्या थे, डॉक्टर थे, जिन्होंने ये कहानी बताई कि इन्होंने किसके लिए, आपके लिनन के लिए, लिनन के लिए आप, इसने क्या किया, आपके पिरामिडों के अंदर लिनन निकाल ली गई पिरामिडों से। ठीक है, ये बताइए 1896 में फुस्ताद, फुस्ताद का नाम, फुस्ताद आपके आ जाए कहाँ पे है, तो ये है आपके पुराना कहिरा। पुराना कहिरा का नाम क्या था, फुस्ताद। फुस्ताद में बैन एजेरा एक जगह है, बैन एजेरा, जहाँ पे यहूदी प्रार्थना स्थल है, यहूदी प्रार्थना स्थल बैन एजेरा में, जो जहाँ पे हमें क्या, गनीजा प्राप्त होते हैं, बहुत सारे गनीजा हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इनकी तुरान, तुरान क्या था, तुरान का मतलब आपके क्या हो गया, समरकंद। ये क्या था, इनका वाणिज्य तंत्र था, तुरान इनका वाणिज्य तंत्र था। यूरोपीय वस्तु जैसे फल, यूरोपीय वस्तु फल इत्यादि यहाँ से प्राप्त किए जाते थे। यूरोपीय वस्तु कौन कौन सी, फर की टोपियाँ और सिलाव, सिलाव क्या, गुलाम के रूप में यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, राजकोषीय प्रणाली आप देखेंगे तो राजकोषीय प्रणाली में आप देखेंगे सोना, चांदी और तांबे सबके फुलस सिक्के, फुलस बोलते थे सिक्कों को, फुलस सिक्के निर्मित किए जाते थे। वस्तु एवं सेवा का क्या किया जाता था, अदायगी की जाती थी। ठीक है, सोना आपके कहाँ से मिलता था, आपके सूडान से प्राप्त होता था, सोना सूडान से। ठीक है, चांदी आपके मध्य एशिया में जरफसन की खाड़ी से क्या की जाती थी, आयात की जाती थी, खाड़ी से।
उसके बाद मुस्लिमों का योगदान यदि आपसे पूछा जाए व्यापार वाणिज्य में, तो इनका योगदान है एक तो चेक, चेक जो आपके हस्तलिखित साख पत्र बोलते थे जिसे, ये भी मुस्लिमों ने द्वारा चलाई गई। दूसरा आपके है हुंडई। हुंडई क्या होता था? सील बंद एक्सचेंज, यानी व्यापार वाणिज्य किए जाते थे, लूट मार को बचाने के लिए क्या किया जाता था? हुंडी दे दी जाती थी, यानी एक व्यापारी दूसरे क्षेत्र के व्यापारी को वो हुंडी देता था, बदले में उसको पैसा मिल जाता था। तो यानी हुंडी एक आपके सील बंद पैक, सील बंद थैले के रूप में होती थी, ठीक है। उसके बाद ब्याज इन्होंने वर्जित कर रखा था, रिबा बोलते थे, रिबा शब्दावली को बोलते थे ब्याज, अब इन्होंने वर्जित कर रखा था, ठीक है। लेकिन फिर भी अनैतिक रूप से व्यापार ब्याज का काम होता था। इसके बाद हमें पता चलता है एक रात 1001 रात, ये किताब है 1001 रात जो अलिफ लैला की, इनसे हमें पता चलता है ये व्यापार वाणिज्य का कि वो ब्याज का, कि किस प्रकार व्यापार करने के लिए ब्याज का, जिसमें आपके हुंडई का इस्तेमाल होता था और किस प्रकार आपके चेक का इस्तेमाल होता था, ठीक है। नमस्कार।